तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी, एंजॉयिंग लाइफ। या कैसे आप इलेक्शन हार के यू आर द ओनली वन हु इज एंजॉयिंग लाइफ, वरना बेचारे लोग तो धक्के खा रहे हैं इस्लामाबादों में। असल में मैं इस मैथमेटिक्स की जो है वो कोशिश कर रहा हूं कि समझ जाऊं कि 1000 वोट 25,000 वोट से कैसे ज्यादा होती है। लेकिन शायद ये जो हमारे डीएमजी के अफसर हैं जो डीसीवीसी बन जाते हैं, आपको क्या पता है झगड़ा साहब, आप हैं, इन लोगों के साथ बैठेंगे या आपको सारी साइंसें समझाएंगे? अब बैठे तो सही इनके साथ। ये तो शुक्र करे अभी आपके 25,000 थे, उनका एक था। वो मैंने सुना है किसी का 20,000 को 1 लाख कुछ भी कर देते हैं। ये इनसे कोई बेइज्जती नहीं है। हाँ हाँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये आपने कहा, देखिए पेशावर में एक बड़ी जबरदस्त ऑपरेशन हुई है, क्योंकि बाकी पुख्तूनख्वा में तो मेरे ख्याल में लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त किया है। अब ये जो आपने काम कहा है ना, अब नूर आलम खान साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके 38,000 वोट के साथ 1 लगा दिया, एक 38 हो गए, जीत गए। लेकिन उसकी वजह से बाकी यानी कि हलकों में 35% पोलिंग है, नूर आलम खान की 65 है। अब उसके साथ सूबाई करने थे, लेकिन जो नूर आलम के नीचे हैं उनमें वोट नहीं ज्यादा किया, जो अगले हल्के हैं उसमें 2 हल्कों में वोट ज्यादा कर दिया, तो उनमें 65 हो गया। सर वो पता है, मेरी बात सुने, पहली बारी थी झगड़ा साहब, यू आर बीइंग हार्श ऑन देम। ये पहली बारी थी, आप उनको मौका दें। अगले इलेक्शन में देखिएगा वो ऊपर नीचे दोनों वोट भी पूरे करेंगे, फॉर्म्स भी ठीक ठाक रखेंगे और तरीके भी निकाल लेंगे। आज पहली बारी थी ना, आपको बताया इससे पहले इंतजामिया का लेना देना कोई नहीं था इस सारे काम के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता, यू डोंट वांट टू डू एवरीथिंग इन वन डे ना यार। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। प्लीज गिव देम टाइम। मेरी रिक्वेस्ट पे इनको वक्त दें। दूसरा मुझे ये बताएं सर, यानी आप जी, यानी आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के आरओज ने डेमोक्रेसी को डरेल कर दिया? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा इंशाल्लाह ये जो खामियां हैं अगली दफा आपको ये खामियां नजर नहीं आएंगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन एनीवेज आगे चले। ये बताएं सर, आप हुकूमत कैसे बना रहे हैं? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आता कि आप हुकूमत कैसे बनाएंगे। केपी में या नहीं मरकज में? आपकी पार्टी तो नारे मार रही है वजीर आजम हमारा। हाउ? मैं 2 दिन से जो डीएमजी वाले मसाइल है वो अपनी जगह, मैं तो ये मैथमेटिक्स सोच सोच के परेशान हूं कि आखिर 169 सीटें पूरी कहां से करेंगे। जवाब मुझे नहीं मिल रहा। बड़ी कोशिश की उमर अयूब साहब से बात करूं, उनका भी नंबर नहीं लगा। मैंने कहा चले आपसे ही पूछ लूं। हाँ, नहीं देखिए बन जाएगी पहले दिन। अगर अब ये इस पे डिपेंड करती है ना कि ये जो जमा है ये डीएमजी की जमा होती है या ये वो जमा होती है जो फॉर्म 45 पे। फॉर्म 45 पे है तो फिर डोंट हैव टाइम फॉर दैट अंटिल बाय द टाइम ये फैसले आएंगे। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ये मामला जाएगा ट्रिब्यूनल्स के अंदर। और ये देखिए ये एक लीगल लड़ाई है, मजाक अपनी जगह, एक लीगल फाइट, इट्स अ लीगल बैटल विच विल बी फॉट इन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। आपकी बात मानते नहीं मानते, दैट लेट द ट्रिब्यूनल्स डिसाइड दैट। बट मसला ये कि क्योंकि वक्त बहुत कम है, 21 दिन के अंदर मेरा ख्याल है इजलास बुलाना था, तो आपके पास तो वक्त नहीं है हुकूमत साजी का या ये इंतजार करने का कि फैसले आएंगे, फिर बच्चे होंगे उन फैसलों के, उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे। बट यू डोंट हैव द नंबर्स। काशिफ ये सिर्फ लीगल लड़ाई नहीं है, ये प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। आपने चूंकि बात सीरियस की, बट तो ये लड़ाई फिर भी अदालतों में ही लड़ी जाएगी। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। उसका मतलब कि ना हमें हुकूमत उन 2 पार्टियों से बनाना चाहिए, या खास तौर पे उस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जो पाकिस्तान के सबसे रिग्ड इलेक्शंस का हिस्सा बनी, बेनिफिशियरी बनने की कोशिश की, अवाम ने फिर भी रिजेक्ट किया। पहली बात। दूसरी बात, 5-6 महीने लग भी जाए ना, मेरे ख्याल में जो अवाम ने दिखा दिया वो पैगाम हमें याद रखना चाहिए और उस पे एक्शन लेना चाहिए। मेरे लिए अभी अपनी सीट लेना इतनी जरूरी नहीं है। आपने आज शायद वीडियो भी देखी होगी कि वो आरओ सामने बैठा है, 1,25,000 गिने जा रहे हैं अपील की। वो मतलब इज डूइंग एवरीथिंग, मान रहे हैं, में कह रहे हैं मैं लीगल एडवाइस लूंगा। काशिफ अगर मैं आरओ होता और मेरा रिजल्ट और कैंडिडेट का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता तो मेरे मुंह पे कोई हैरत आती, मैं कैंडिडेट को कहता कि तुम गलत कह रहे हो। देखिए ये अभी प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन के दिन 5 बजे के बाद शुरू हो
تو پھر ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے جو ہوا ہے، یا اگلے دن ہو 9 اگر ہم سر. لیکن یہ مسئلہ نہیں یہ، میری بات سنیں جگڑا صاحب، پہلا فیصلہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو 2018 میں ہوا، آئندہ آپ اس سسٹم کی، اس طریقے کی بینیفیشری تو نہیں بنیں گے. یہ نہ ہو کہ کل دوبارہ جب ڈائس رول ہوں تو آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں. آج اتنی اچھی اچھی اصولی باتیں کر رہے ہیں. آئی ہوپ بھی آپ نے اپنا سبق سیکھ لیا. میں نہیں بنوں گا. آپ کی پارٹی؟ آنےسٹ بات ہے، میرے خیال میں پہلی بات 2018 اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہمارا سیملیس یا پرفیکٹ سسٹم تو نہیں رہا، لیکن یہ میں نے آج اوپننگ میں پتہ ہے کیا اپنی جگڑا صاحب، زندگی میں معافی چاہتا ہوں، لاسٹ منٹ ہے، میں نے اوپننگ ادھر کی تھی. میں کہا میں تنگ آ گیا ہوں یہ سن کے. پاکستان میں تو الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں. آخر کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ کیوں انڈیا میں کوئی کیوں نہیں اس کے اوپر اٹھاتا انگلی الیکشنز کے اوپر؟ کیوں شفاف الیکشنز انڈیا میں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اس بات کی عادت ڈال رہے ہیں اپنے لوگوں کو؟ دیکھیں نا جی، پاکستان میں تو ایسے ہی الیکشن ہوتا. نہیں ہونا چاہیے ایسا الیکشن. ایسا الیکشن ہو کہ لوگوں کو پتا ہو کہ میں ووٹ ڈالوں گا، جس کو ووٹ ڈالوں گا وہ جیتے گا. دیٹس دا سسٹم وی نیڈ ٹو اسپائر فار. آئی ایگری. اور اس پہ ہر پارٹی میں جو بندہ ایکچولی سیاست کرنا چاہتا ہے نا، اس پہ کنورج ہونا چاہیے. فی الحال یہ سوال آپ کو نون لیگ والوں کو کہنا چاہیے. آپ نے انڈیا کی مثال دی. انڈیا میں الیکشن فیز وائز ہوتے ہیں، 6-7 ہفتے ووٹ سٹورڈ رہتے ہیں، کوئی کسی پہ جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھاتا. حالانکہ انڈیا میں سرکاری لیول پہ کرپشن اتنی ہے جتنی پاکستان میں ہے. ووٹ کی ایک سینکٹٹی ہے. میں اینڈ میں دوبارہ کہتا ہوں، پشاور میں گریڈ 21 گریڈ 22 کے افسروں نے وہ سینکٹٹی جب توڑی ہے، تو پھر آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کی پالیٹکس میں بلیو کرے، یا سیاستدانوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کی پالیٹکس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن